हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस एक नई क्लास लेके आए हैं और नए सेशन के लिए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की आज हम पहली क्लास बनाने जा रहे हैं। और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में आप सभी को पता है कि बीएससी बीएड फोर्थ ईयर वाले बच्चे लास्ट साल में आती है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एक एक पेपर ही रहता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 2 पेपर दिए थे, सेकंड ईयर में 3 दिए थे, थर्ड ईयर में वापस 2 आ गए थे और लास्ट साल आते ही आपके एक पेपर रह जाता है। और इस पेपर का नाम है आपके फिजिक्स के अंदर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी फिजिक्स पढ़ाई मतलब बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें ना तो ये था ना ये था, बस ओनली न्यूक्लियर फिजिक्स था जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आता था। अब ये सारा आपके साथ नया ऐड हुआ है, तो इन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी तक जो आप पेपर देते आ रहे हो उसका और इसका सिलेबस जो है वो एक तरह से पूरा अलग है। आपके एक ही पेपर होगा और ये पेपर के नंबर जो होंगे, मार्क्स, वो आपका इस प्रकार होगा। 80 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? आपके 80 नंबर का पेपर होगा। और इंटरनल मार्क्स जाएंगे आपके, इंटरनल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 20 नंबर के। वो कितने होंगे? 20 के। टोटल दोनों मिला के कितना हो गया आपका? 100। और 100 में से आपको लाना है 36 पास आउट के लिए। ठीक है, मतलब पास होने के लिए दोनों मिलेंगे। आप इसमें अच्छे स्कोरिंग हो सकता है आपका, वो आपका डिपेंड करेगा कॉलेज के बिहेवियर पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके सेल्फ डिफेंस पे, भी आप कॉलेज में कैसे अपना परफॉर्मेंस देते हो। तो 20 नंबर उसमें से आ जाएगा। 80 पे आपका पेपर होगा, टोटल बनेगा 100 का। ये जो पेपर होगा वो आपको पता 5 यूनिट में डिवाइड होता है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कितने यूनिट में है? 5 यूनिट में। यानी हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली यूनिट से एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपका होगा 16 नंबर का। कितने नंबर का होगा आपका? 16 नंबर का। पहली यूनिट से जैसे एक क्वेश्चन पूछा वो हो जाएगा आपका 16 नंबर का। हर क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस होगी। हर क्वेश्चन में आपकी क्या होगी? इंटरनल चॉइस। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन 16 पंजे 80। तो 80 और 20 100 नंबर का तो ये हो गया। और फिर होगा आपके प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल होगा आपके 50 नंबर का। प्रैक्टिकल कितने का होगा? आपके 50 नंबर का। 50 में से 30 के तो 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। 30 का आप तो 2 एक्सपेरिमेंट करना, 15 × 2, 30 नंबर का आपके क्या हो जाएंगे? 2 एक्सपेरिमेंट। और 10 का हो जाएगा आपके वाइवा और 10 का हो जाएगा आपके रिकॉर्ड। 10 वाइवा 10 रिकॉर्ड और टोटल मिला के कितना हो गया? 50। तो कुल मिलाकर आपका जो मेरिट बनेगी वो 150 नंबर से बनेगी। फाइनल जो आपकी मार्कशीट आएगी वो कितने नंबर की आएगी? 150 नंबर की। जो अपने को करना है 80 नंबर का सिलेबस। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको कितने नंबर का करना है? 80 नंबर का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक के बारे में। यूनिट फर्स्ट जो आपकी स्टार्ट होती है एटॉमिक, फिर यूनिट सेकंड आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर, फिर थर्ड यूनिट आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन वाली, और फोर्थ और फिफ्थ लास्ट यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। उसके अनुसार क्या होता है? परमाणु क्या होता है आप सभी जानते हो। परमाणु के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है कि परमाणु क्या चीज़ है। यूनिट नंबर फर्स्ट आता, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स। यस, सभी को पता है परमाणु क्या होता है कि ऐसा रासायनिक तत्व, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। डाल्टन हुआ था, रदरफोर्ड हुआ था, जे थॉमसन हुआ था। उन्होंने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया और अपने को स्टार्ट करना है वो बोर का हाइड्रोजन मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल। वहाँ से आपका एग्जैक्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अपन देखें तो डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने ये बताया था कि एक ऐसा रासायनिक तत्व जो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जनरली ये देखा जाता होगा। फिर उसके बाद आया आपका जे थॉमसन आया। उस जे थॉमसन ने एक इस प्रकार से रचना की कि परमाणु में एक ऐसा प्रोसेस होगा कि उसने ऐसे बताया कि जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन बता दिए उसने, अंदर इलेक्ट्रॉन, और इनको अंदर उसने ऐसे इलेक्ट्रॉन बता दिए, ऐसे अंदर की तरफ हैं, और उनको सेट करने के लिए उसने यहाँ पर क्या बता दिया? पॉजिटिव चार्ज। उसके दीवारों पर कौन सा है? उनके जो दीवार है उन पर कौन सा चार्ज लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं आपको पता है? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करने का मतलब बार बार इनको इस तरफ भेजने के लिए उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने पढ़ा था ना, वो उसके बारे में है। अभिकेंद्रीय बल के थ्रू इस पर बार बार लगेगा स्टेटमेंट, और ये एक ही जगह इसके चारों ओर क्या होता है? गतिशील होते हैं। मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा आपकी डीपली नहीं जा रहा हूँ। मतलब उसके एक तरह से देखा जाए तो एटॉमिक के बारे में डाल्टन ने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था, सभी ने अलग अलग बताया था। और अपने को स्टार्ट करना है बोर से। बोर का जो हाइड्रोजन मॉडल है उसके बारे में अपने को स्टार्ट करना। तो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा अब। ये आप लोग समझ लेना, आपको वैसे ही आता है। बोर का हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन टॉपिक है आपका। स्पेक्ट्रा
ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपका पहला टॉपिक बनेगा आपका हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। बोर ने अपना मॉडल दिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए, कैसे दिया उसके बारे में पढ़ना है। तो इसने 3 स्टेटमेंट बताए हाइड्रोजन परमाणु के लिए। बोर मॉडल ने अपने क्या बताया, 3 स्टेटमेंट कि इस प्रकार ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ध्यान में रखते हुए पहला स्टेटमेंट क्या कहेगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहेगा, फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कहेगा। अपन तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे और तीनों स्टेटमेंट से अपने पास फॉर्मूला आएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अंदर पहला स्टेटमेंट क्या कहेगा आपका, बोर मॉडल लिखिएगा आप, थोड़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिलहाल अपन थ्योरी लिखते हैं। बोर मॉडल 3 कथन में, बोर मॉडल 3 कथन में विभाजित हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आप इसको ऐसे डाल देना। पहला स्टेटमेंट आपका लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धनावेश, प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धनावेश, प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धनावेश उसके केंद्र पर स्थित नाभिक में केंद्रित होता है। उसके केंद्र में स्थित नाभि पर केंद्रित होता है। केंद्र में स्थित किस पर होता है, नाभि पर केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करते हैं। बोर्ड पूरा आ रहा नहीं है। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पूरा आ रही हो, नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करते हैं, जो स्थायी अवस्था कहलाती हैं। जो स्थायी अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो आप वापस पढ़िए कि प्रत्येक परमाणु में, जो परमाणु होगा उसमें उसका समस्त धनावेश उसके केंद्र पर स्थित नाभि पर केंद्रित होता है। अपन ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे देखो यहाँ पर अपन सेंटर में क्या बताते हैं, नाभि बताते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखो सभी ने अलग अलग स्टेटमेंट बताया। ये अपन बोर के बारे में पढ़ रहे, बोर ने इस प्रकार बताया था। और इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। सॉरी, एक मिनट, ऐसे बनेगा आपका डायग्राम। ये आपका नाभिक हो गया अंदर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील होते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, स्थायी अवस्था कहलाती है। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका ये बन जाएगा। स्टेटमेंट से अपने को क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा के वापस आगे दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा। टॉपिक आपका कौन सा चल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ध्यान रखना। अब सेकंड स्टेटमेंट अपन क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखोगे आप तब जाके सेट होगा, है ना। इसलिए आपको पहले कॉपी लेना है, कॉपी के अंदर आपको जो भी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर उसको पहले आपको रीड आउट करना है उसको। पहला, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में, कक्षा बहुत सारी हो सकती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे लगाकर टोटल n कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में गति नहीं करता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में गुणन करता है
केवल उन्हीं कक्षाओं में गुणन करता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में गुणन करता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में गुणन करता है जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का गुणज हो। देखिए ध्यान से क्या स्टेटमेंट कह रहा है आपका, h/2π का क्या है, h/2π का गुणज होता है और पूर्ण गुणज, आप चाहो तो यहाँ पर पूर्ण गुणज लिख सकते हो, जहाँ h क्या है, जहाँ h आपका प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट अपन ने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करेंगे, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π का गुणज हो। मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसका गुणज होना चाहिए, h/2π का। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है तो आपको पता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, J/R/P। संवेग का गुण जब अपन इसको खोलते हैं तो J बराबर R/mv, P संवेग है, P बराबर क्या होता है mv। तो अब अपन यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका J बराबर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना तो m पहले लिखूंगा, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हो जाएगी। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो mvr किसके बराबर हो जाएगा, h/2π, यानी किसका गुणज बता रहा है आपको, h/2π का गुणज। तो आपका स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, n भी लगा सकते हो आप, हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोणीय संवेग J बराबर MEVR, ठीक है, MVR मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, अपने को पता है वेलोसिटी और रेडियस अपने को क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से तो MEVR कैसा है आपको पता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, NH/2π। अपन n भी लगा सकते हैं, n क्वांटम संख्या, n आपकी क्या होगी, क्वांटम नंबर, तो NH/2π। और अगर n कक्षा है, उसको L से लिखना, सॉरी J की जगह अपन किससे लिखेंगे, N से। अगर n कक्षा है तो आपको फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, MEVNRN, ठीक है, nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की वेग और E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर NH/2π, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनमें उनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम किसका गुणज हो, h/2π या NH/2π। आप चाहो तो आगे n भी लगा सकते हो, है ना, NH/2π का गुणज हो, ठीक है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर, हाँ mv क्या है, यहाँ पर आके लिख देना, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। इसी में आगे लिखना आपको ना स्टेटमेंट, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास, vn इलेक्ट्रॉन का वेग और rn इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। rn क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और n आपकी 1 2 3, n जो है आपकी 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या होगी। n आपकी हो गई मुख्य क्वांटम संख्या, r कक्षा की त्रिज्या, ध्यान रखना r जो है ना वो एक चीज़ ध्यान रखना, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा बन रही देखो, एक कक्षा, ऐसे चाहो तो दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे अपने पास अलग अलग कक्षा बन सकती है। तो r किसकी त्रिज्या होगी, कक्षा की त्रिज्या, ध्यान रखना। दो स्टेटमेंट हो गए, पहला आपको हो गया, दूसरा हो गया। अब अपन लिखेंगे तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है,
एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित अथवा अवशोषित होती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है आपका, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेगा ऊर्जा अवशोषित होती है अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में। जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में कम ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तथा कम से अधिक कक्षा में जाने पर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। एक जगह उत्सर्जन हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, अवशोषण होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली, देखो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेगा, कक्षा बहुत सारी हो सकती है अपने पास, तो ऊर्जा क्या होती है, या तो उत्सर्जित होगी या क्या होगी, आपकी अवशोषित होगी। या यूं कहे तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन, ध्यान रखना, अधिक से कम वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तथा कम से अधिक कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि इसी में आगे आप यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं आपको कि जब इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा वाली कक्षा से E2 ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, E1 से किस में जा रहा है, E2 में जा रहा है, संक्रमण करता है तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, E1 से E2 कम से क्या जा रहा है, अधिक की तरफ जा रहा है, तो ऊर्जा का जो क्या हो रहा है, अवशोषण या उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा कितनी खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है ऊर्जा में कितना फर्क आया, ऊर्जा में कितना अंतर आया। आप अवशोषण या उत्सर्जन नाम को मत देखिए कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, चाहे कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक में हो, चाहे अधिक से कम हो, कुल मिलाकर ऊर्जा में क्या आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो अपन यही देखेंगे कि पहली कक्षा E1 वाली में ले ली, E1 कक्षा वाली ऊर्जा से E2 में संक्रमण करता है तो ऊर्जा में अंतर E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जाएगा आपका एच न्यू, E बराबर एच न्यू होता है, आपको पता है। तो यह यूं कहे तो E2 माइनस E1 बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट आ जाएगा। न्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन लेमडा। एच आपको पता प्लांक नियतांक, सी प्रकाश का वेग है, लेमडा इसकी क्या है, वेवलेंथ है। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट है। अब अपन तीनों स्टेटमेंट को एक बार वापस रिकॉल कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर स्थित होते हैं, ठीक है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, धनावेश स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, गतिशील होते हैं, जो उसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गतिशील नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या रहता कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गतिशील नहीं होता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिशील होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जिसको MV/r, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग V और R, किसका गुणज जो h/2π, ये पूरा मान किसके बराबर होता है, आपको पता है h क्रॉस के बराबर होता है, उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ पर M E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V विवेक हो जाएगा, R N कक्षा की त्रिज्या, अगर N आपके पास नंबर आ जाए, ठीक है।
फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है, मतलब एक कक्षा से जब वो दूसरी कक्षा में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का या तो उत्सर्जन, मतलब उसकी ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होता है या क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊर्जा में अंतर आता है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि वो पहली कक्षा जिसकी ऊर्जा E1 से दूसरी कक्षा E2 तक जाता है ऊर्जा के अंदर, तो संक्रमित ऊर्जा का अंतर E2 - E1 बराबर hν। E बराबर hν होता है, यह hc/λ। अब इन तीनों स्टेटमेंट से अपन क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। भाई कक्षा की त्रिज्या का कितनी हो जाएगी, v वेग कितना हो जाएगा अपने को देखना है। तो आगे आइए, स्टेटमेंट के बाद टॉपिक आपका वही चल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हेडिंग आपकी क्या थी, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। उसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ठीक है, सारा उसी के अंदर चल रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में अपन ने 3 स्टेटमेंट पढ़े। अब तीनों स्टेटमेंट से नंबर ए, पहला टॉपिक आपका आएगा उसी पहले का ए नंबर है ना, वो आपका आएगा बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। बोर की कक्षाओं की त्रिज्या मतलब रेडियस का मान कितना होगा अपने को निकालना है ना, Rn, इसका फॉर्मूला अपने को निकालना है। जो भी स्टेटमेंट है उन्हीं स्टेटमेंट से फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ थ्योरी लिखता हूँ कि बोर के प्रथम कथन के अनुसार, पहला कथन क्या कहता है, बोर के प्रथम कथन के अनुसार, बोर के प्रथम कथन के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक, यहाँ पर नाभिक धनावेशित है जो बिल्कुल सेंटर में, इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक, नाभिक पर चार्ज क्या होता है आपको पता है, Ze। नाभिक का चार्ज क्या कहलाता है अपने को पता है, Ze कहलाता है। नाभिक पर धनावेशित आवेश के कारण नाभिक Ze के कारण आकर्षण बल उसे वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए, आकर्षण बल उसे वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए, वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए, वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, वापस पढ़िए, देखो ध्यान से। स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से आपकी क्या बनेगी, भाई अपन ने ये देखा था कि ये पूरा आपका स्टेटमेंट यहाँ पर नाभिक है, जो प्लस चार्ज होता है Ze आवेश, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है। तो इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में गतिशील करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से मिल रहा है, नाभिक के Ze आवेश से मिल रहा है। तो अपन अभिकेंद्रीय बल के द्वारा अपन बताएंगे ना, कूलाम के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कूलाम का नियम आपको पता है K(Q1Q2)/R²। तो वापस देखिए कि बोर के प्रथम कथन के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक जिसका आवेश क्या होता है Ze के कारण आकर्षण बल उसे कहाँ से, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये नाभिक का आवेश उसको क्या कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी कि यदि Me द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, Me द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन Rn Nवीं कक्षा की त्रिज्या में, Rn x की कक्षा की त्रिज्या में Vn वेग से गति करता है, Vn वेग से गति करता है, तब आपका जो स्टेटमेंट बनेगा ना उसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके।
थोड़ी थ्योरी की वजह से क्या होता है, आपका बोर्ड पूरा भर जाता है, इसलिए थोड़ा अपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान रखें। थ्योरी की वजह से बोर्ड पूरा भर जाता है, तो पहले क्योंकि थ्योरी लिखना भी जरूरी है, थ्योरी लिखोगे तब आप क्या करोगे, नोट्स बना पाओगे। तो अभी अपन ने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील बनाए रखने के लिए। यहाँ पर नाभिक है, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी त्रिज्या अपन मान ली r। पहली कक्षा ऐसे कंटिन्यू पूरा ये है, इसके अंदर आपका नाभिक स्थित है, तो ऐसे बहुत सारी कक्षाओं से ऐसे इस प्रकार मिलकर बना होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, mv²/r। mv² क्या हो गया, r। यहाँ पर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, vn nवीं कक्षा की त्रिज्या, rn बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब कूलाम का नियम, k q1 q2/r² होता है। तो आपको पता है k का मान कितना होता है, 1/4πε0 q1 मतलब इसका आवेश Ze डॉट एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन r² यानी rn²। ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो आप वापस देखिएगा कि स्टेटमेंट आपका कैसे आ रहा है। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम के आवश्यक बल, दो स्थितियाँ आपके पास, ये एक और ये एक स्थिति। इस पर आवेश क्या है आपका Q1, इस पर आवेश क्या है आपका Q2, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी r की। तो इसका मतलब कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F किसके बराबर हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों वस्तुओं के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और बीच के डिस्टेंस की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये देखा जाए एक प्रकार का बल है। तो अभी अपन ने यहाँ पर क्या समझा है कि यहाँ पर नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंटिन्यू वृत्ताकार कक्षा में गतिशील करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल एक बार देखा जाए अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है mv²/r। तो अपन ने वही लिखा इलेक्ट्रॉन के लिए MeVn यानी na कक्षा की त्रिज्या MeVn²/Rn बराबर वही k का मान कितना होता है 1/4πε0 Q1 यानी नाभिक का आवेश Ze और इलेक्ट्रॉन, सेकंड वस्तु आपकी कौन सी इलेक्ट्रॉन, तो इसका आवेश E/Rn²। ये आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि अपन इसका फॉर्मूला निकाल ही लेते हैं ना। mv²/Rn बराबर 1/4πε0। कैसा है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, Ze/E/Rn²। तो एक Rn से आपका क्या हो गया, एक Rn कट गया, और ये आपका फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, MeVn²। एक Rn बच्चा, इसको इधर भेजिए आप, Rn बराबर इस पूरे को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर k Ze² E और E दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दोनों इंटू हो गए, E² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी कितनी होगी, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक k Ze²। अब अपन क्या करेंगे, आपको पता है k किसके बराबर होता है 1/4πε0, क्योंकि k बराबर 1/4πε0, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब अपन को बोर का सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इस समीकरण का वर्ग करके समीकरण 1 में, 1 मिनट रुकना है ना, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। समीकरण का वर्ग करके समीकरण 1 में आपको क्या करना है, भाग देना है। तो Rn बराबर बोर के दूसरे कथन के अनुसार, बोर का दूसरा कथन क्या कहता है, बोर का सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है MeVnRn, वो किसका गुणज होता है, NH। एक बार लिखते हैं अपन, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का वर्ग कीजिए आप। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग करते आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MeVn² Rn²। अपने को रेडियस निकालनी Rn, इसलिए सब अपन कर रहे हैं, ठीक है। n² h²/4π²। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इक्वेशन 3 है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 से, ठीक है। चलो अपन ये काम कीजिए, 3 का भाग किस में दीजिए आप, 1 में दीजिए। तो मैं 3 को आप ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देता हूँ कि MeVn² Rn² अपॉन इसके नीचे कितना आ जाएगा, Me²Vn² Rn² अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, आपको पता है MeVn² Rn बराबर, इधर से ये हो गया आपका n² h² अपॉन
4π² अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा आपको पता है kz², kz²। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये लिखा, इससे ये स्टेटमेंट आया, फिर अपन ने बोर का दूसरा कथन क्या कहता है, ये होता है, फिर इसका अपन ने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद 3 का 1 में भाग दे दिया। तो यहाँ से मैं रेडियस का मान निकालूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना लिया करो, ठीक है, आगे से आगे। और इसको मिटाया और अब मैं लिखूँगा क्या, अतः nवीं कक्षा की त्रिज्या, स्थायी त्रिज्या मतलब बिल्कुल स्थायी कंडीशन है ना, nवीं कक्षा की स्थायी त्रिज्या आप यहाँ से निकालनी है। एम से एक एम कट गया, वी एन स्क्वायर से वी एन स्क्वायर कट गया, एक आर एन से एक आर एन कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा MERN बराबर कौन क्या ऊपर चला जाएगा, ये पूरा मान आपको ऊपर जाएगा है ना, 1/k। क्या ऐसे कैसा आ गया नीचे, MERN बराबर n² h² 4π² z² n² h² अपॉन, ये तो ऊपर जाएगा ना मान, मतलब 4π² नीचे रहेगा, z² का चला जाएगा आपको ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही है, मतलब थोड़ा पीछे अपने को जाना पड़ेगा। पीछे आइए आप एक बार, इस समीकरण का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देने पर। 1 मिनट रुकना, थोड़ा मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 जो आपकी थी ना, थोड़ा सा आप रुकना है ना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रही है। समीकरण 1 जो आपकी थी वो क्या थी, m अभिकेंद्रीय बल MEVN² अपॉन RN बराबर k डॉट क्या था आपका z² अपॉन RN। ठीक है, यही था। तो एक RN से आपका एक RN क्या हो गया था, यहाँ पर कट गया था। ठीक है, और अगले स्टेटमेंट आपकी जो समीकरण बनी थी MEVN RN² बराबर kZe²। ठीक है, kZe²। तो ये मान नीचे आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल राइट है। दिक्कत कहाँ है, राइट है, राइट, कुछ नहीं करना आपको, सही मान आ रहा है आपका। आपकी जो समीकरण बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास MEVN तो कट जाएगा, एक आपका क्या बच जाएगा RN बराबर n² h² अपॉन 4π² भी आपका कहाँ चला जाएगा नीचे, k 4π² Z²। ठीक है, k 4π² Z², या यूँ कहे तो यहाँ से अगर मैं RN निकालूँ तो आपका nवीं कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला बन जाएगा RN बराबर 1/k को बाहर ले लो आप, 1/k बाहर n² h² अपॉन 4π², ये आपका ME भी उधर चला जाएगा MEZE²। यह आपकी बोर की कक्षा की त्रिज्या, जो स्थायी कक्षा होती है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला। अब ध्यान रखना nवीं कक्षा की त्रिज्या, आपका जो RN जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सी कक्षा का बन रहा है, nवीं कक्षा का। nवीं कक्षा की त्रिज्या है, आप चाहे तो अगर पहली कक्षा लिखो तो R1 निकल जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के देखा जाए तो nवीं कक्षा की त्रिज्या इज प्रोपोर्शनल टू n², क्वांटम संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये आपका फॉर्मूला है। अब अपन क्या निकालेंगे, पहली कक्षा की त्रिज्या। तो पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1 पर पहली कक्षा की त्रिज्या, फॉर्मूला आपका ये हो गया है ना nवीं कक्षा की। अब अपना डिपेंड करता है n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उसके अनुसार अपन इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका पहली कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 बराबर कितना बन जाएगा 1/k, ये तो n हो गया, इंटू h² अपॉन 4π² ME, Z1 हो गया E²। ठीक है, क्योंकि आपका n 1 हो गया, n भी 1 हो गया और Z भी आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया h² अपॉन 4π² ME E²। तो अब आप एक काम कीजिए, इनका सबका मान रखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर।
आपको सभी का मान याद है, सभी का मान देखिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो हो जाएगा आपका R1 बराबर 1/, ऊपर तो h का मान कितना होता है, h प्लांक कांस्टेंट है और प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है 6 × 62 × 10 की घात -34, 6.62 × 10 की घात -34 E बराबर h न्यू जूल इंटू सेकंड, E बराबर h न्यू, h बराबर E/न्यू जूल इंटू सेकंड। ठीक है, जूल इंटू सेकंड। एक बार मैं मान रख लेता हूँ ना, फिर आपको मैं बताता हूँ। के का मान रखिए आप 9 × 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू प्लांक इनवर्स। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10 की घात -31 kg, 9.1 × 10 की घात -31 इंटू, ये सारा इसके डिवाइड में चल रहा है। ठीक है, इसके सारा डिवाइड में चल रहा है इंटू, रुको यार एक बार मिटाने दो, सारी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। वापस देखिए आप, z बराबर 1 पर पहली कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली कक्षा की त्रिज्या, अभी जो फॉर्मूला है ना वहाँ से R1 हो जाएगा आपका, R1 बराबर 1/k h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m/e स्क्वायर, ये होगा 4 स्क्वायर m/e स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या हो गया देखो, n आपका 1 हो गया और z आपका कितना हो गया 1, पहली कक्षा थी। इन सब का मान रखिए आप, R1 बराबर h स्क्वायर, प्लांक गीता का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर, यूनिट नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट आप लोग बाद में लगा लेना। और k का मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात 9, ठीक है, इंटू 4 आपका ऐसा क्या सही, पाई का मान होता है 3.14, इसका भी होल स्क्वायर, m/e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान हो गया आपका 9.1 × 10 की घात -31, ठीक है, m/e, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको बताएं, इंटू 1.6 × 10 की घात -19 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे h, पाई, k, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन सभी के अपन ने मान रखे, और मान रखने के बाद आपके पास जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया R1 बराबर 0.53 × 10 की घात -10 मीटर, या यूँ कहे तो R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी पहले कक्षा की त्रिज्या आ गई, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप चाहो ना सारी कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हो। ध्यान रखना R का फॉर्मूला अलग था, अपन ने फिर क्या निकाली, इसी के अंदर पहली कक्षा की त्रिज्या, और पहली कक्षा की त्रिज्या आपकी वो आ गई। अब अगर आप चाहो तो फाइनली आपका जो R का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R बराबर, ये आपकी रेडियस यहाँ तक, ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अपने को करना क्या है, आपका कुल मिला के डिपेंड करेगा वो R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये तो अपन ने सारा मान लिख दिया। अब बचा क्या आपका n²/z, यही बचा भी, n²/z यही बचा, क्योंकि n अपन ने पहली कक्षा ली और z आपका परमाणु क्रमांक। अब आपको जिस कक्षा की त्रिज्या पूछे अपने को n मान रखना है, और n मान रखकर अपन क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, मतलब अभी अपने को वेग वगैरह सारे ऊर्जा उसकी सारी मान निकाल ली, लेकिन यहाँ तक ठीक है, क्योंकि थोड़ा रेडियस क्या लंबा पड़ गया। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप अपना ब्लैक बोर्ड बढ़ता गया आपको सारा कॉपी में रीड आउट करना है, क्योंकि बार बार अपने को क्या पड़ता है, स्पेस कम पड़ता है, और बार बार अपने को इसको मिटाना पड़ता है। ओके, तो अपन ने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आपका पहला टॉपिक पढ़ा बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। बोर मॉडल के सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े, 3 स्टेटमेंट, भाई तीनों स्टेटमेंट क्या कहते हैं, उन तीनों स्टेटमेंट को अपन ने पढ़ा, और तीनों स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले अपन ने निकाली त्रिज्या।
त्रिज्या के बारे में स्टार्ट किया कि बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो आज के लिए अब इतना ही, और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप घर से तैयार करना। इसके आगे आपको आगे मिल जाएगी क्लास, आगे की क्लास में इसका आगे वर्णन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल के तीनों कथन लिखिए, तीनों स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। तीनों कथन लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के nवीं कक्षा की त्रिज्या का आकलन करें। बोर मॉडल के nवीं कक्षा की त्रिज्या का आकलन करें। त्रिज्या का मान ज्ञात करो और इसी के अंदर प्रूफ करना आपको, मान ज्ञात करो तथा बताइए कि R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन n²/z, ठीक है। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। मतलब त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाएगा आपका आर एन के निकालने के बाद फिर अपन ने सारे कांस्टेंट थे, के था, पाई था, एच था, सारे कांस्टेंट के मान रखे और ये आपको निकाल के बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें।